आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम पढ़ने से पहले हमको एप्लीकेशन प्रोग्राम के भी बारे में जानना है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती है, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। कल मैंने एक आपको बनाया हुआ था कि जैसे एक यूजर वन, यूजर टू, फिर डॉट 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 यूजर एन। ठीक, ये आपका बनाया हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका था उसमें था सिस्टम, और जो ये तीनों कनेक्ट थे आपके, वो सिस्टम और एप्लीकेशन से। तीनों क्या थे? सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम से कनेक्ट रहते हैं। और ये जो होता है कनेक्ट होता है ओएस से, और ओएस कनेक्ट होता है हार्डवेयर सिस्टम से। हार्डवेयर सिस्टम। ठीक, तो ये चीजें ये कल मैंने बता दिया था। अब इनमें से एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में आज बता देते हैं, और इसके बाद सिस्टम प्रोग्राम के बारे में आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में आपको मैंने कल चर्चा में कुछ बताया था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम में ये होते हैं कि ये प्रोग्राम सीधे यूजर के लिए एक विशेष कार्य करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन जो होते हैं वो यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं। मतलब एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। और कुछ समान एप्लीकेशन से प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ईमेल या वेब ब्राउजर या गेमिंग का जो बात चर्चा कर लें, या हम कह सकते हैं कि गेमिंग सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर की बात कर लें, या ग्राफिक सॉफ्टवेयर या मीडिया प्लेयर, आज सबकी इन सब की भी बात कर लें, तो ये सब चीज़ें भी एक अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो इनका भी एक अलग तरीके से यूज रहता है, इनका भी अलग तरीके से कार्य रहता है। लेकिन हम एप्लीकेशन लेयर में इन सब चीज़ों का यूज क्यों ज़्यादा करते हैं? ये सभी प्रोग्राम्स या जो जैसे लास्ट यूजर्स को एक एप्लीकेशन प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। मतलब जो एप्लीकेशन सभी प्रोग्राम को लास्ट जो होता है, मतलब अंतिम यूजर जो प्रोवाइड करता है, वही एप्लीकेशन होता है, वही एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। मतलब एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर का उपयोग हम जानकारी खोजने के लिए किया जाता है, जबकि गेमिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रोग्राम द्वारा जो हम हमारी चीजें होती हैं कि इस प्रोग्राम द्वारा किसी भी एप्लीकेशन में उपयोग की जाने वाली सेवा, जो आपकी सर्विस होती है, और एप्लीकेशन की जो कम्युनिकेशन प्रणाली होती है, उन अनुरोधों को एप्लीकेशन या उन रिक्वेस्ट को हम एपीआई के रूप में जानते हैं। ठीक है, एपीआई क्या होता है वो आपको तो पता हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो एपीआई का क्या यूज होता है इसके बारे में कल ये चीजें तो हमने आपको बता दी थी। तो इनके इससे भी आगे हम इनके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो एपीआई और उन चीजों के बारे में हम आपको डिस्कशन करते हैं कि एपीआई क्या होता है। एपीआई क्या होता है? आपका एप्लीकेशन, आपका जो होता है क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम, आप एक चीज जानते हो कि विदाउट एपीआई का परफॉर्म नहीं करता है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जिनमें ये एप्लीकेशन का उपयोग हम जैसे सर्विस में करते हैं, या एप्लीकेशन की जो कम्युनिकेशन जो होता है, उनकी रिक्वेस्ट को हम एपीआई के माध्यम से रूप से जानते हैं। मतलब हम कोई भी काम यदि जैसे सिस्टम टू सिस्टम करना चाहते हैं, या हम एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, तो विदाउट एपीआई से हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज नहीं कर सकते हैं। बट अब इस बात का डिफरेंट होता है कि यदि एप्लीकेशन प्रोग्राम का ही इतना इम्पोर्टेंट रहा, हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं, वो सारों में सारे सभी में ये गेम आपका जो है कि एप्लीकेशंस का यूज किया जा रहा है, तो उसमें हमें लिए सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन चीज़ों का होता है कि और चीज़ों के लिए सीधी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम करने के लिए हम
सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम करने के लिए हम सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, जबकि एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को प्रदान करता है। अब ये चीज़ें जान लीजिए कि एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर को देता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब और जो हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम करने के लिए सिस्टम प्रोग्राम का यूज करते हैं। मतलब हम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ओएस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर प्रोग्राम करने के लिए हम सिस्टम प्रोग्राम का यूज करते हैं। मतलब हम प्रोग्राम करने के लिए हम सिस्टम प्रोग्राम का यूज करते हैं, इसके अलावा हम और किसी चीज़ों का यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ओएस का जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, या इन चीज़ों के लिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अदर चीज़ों के लिए हम और चीज़ों को जान सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जबकि एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम सिस्टम प्रोग्रामिंग का जो हमें पढ़ना टॉपिक है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग है, उसका एडवांटेज हम आपको बता देते हैं। पहला एडवांटेज सिस्टम प्रोग्रामिंग की क्या रहती है। देखिए सॉफ्टवेयर, जबकि अन्य जो सिस्टम्स होते हैं जैसे सॉस एप्लीकेशन, मैंने बोला था ना कल एसओएस एप्लीकेशन, इसका नाम आपको पता है? कोई बताएगा एसओएस एप्लीकेशन क्या होता है? आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही कि नहीं? बताइए। एसओएस जो होता है वो क्या होता है? एसओएस एप्लीकेशन कल मैंने बोला भी था आप पढ़ने के लिए, बताइए। किसी को पता है? कोई बोलेगा? क्या? बोलिए। किसी को नहीं पता? इतने लोग ज्वाइन हो। चलिए बता देते हैं क्या होता है। सेव ऑफ द सोल ऑफ द, मतलब कि जैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की बात कर लें तो जो सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, एंड्रॉयड जो आपका सर्च एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन का एक यूजेज होता है जिसको हम जैसे हम इसका जो सॉस एप्लीकेशंस होते हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड होते हैं उनमें ये यूज करने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है। मतलब कि इसको जब फुल फॉर्म जैसे हम आप कह सकते हैं कि जो सॉस का इमरजेंसी यूज किया जाता है ऑप्शनली, जैसे हम कह सकते हैं कि इनका जैसे मोस्ट कोड सीक्वेंस के रूप में जिसका यूज किया जाता है, मतलब सिस्टम ऑफ सिस्टम, मतलब इसके जो सिस्टम ऑफ सिस्टम एप्लीकेशंस जो होते हैं वो आपके मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल को फुलफिल करने के लिए किए जाते हैं। जो आपको कह सकते हैं कि जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में सॉस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, तो इसका बात ये आ जाती है कि सिस्टम ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड में यूज किया जाता है और उसका क्या काम होता है, मतलब सिस्टम प्रोग्राम में इस चीज का क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम प्रोग्राम में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाए गए हैं आपके, उनमें सिस्टम प्रोग्राम का यूज ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग में और क्या क्या चीज़ें आती है। तो उनमें एडवांटेज के तौर पे पहला हम आपको बता दें कि सिस्टम जो प्रोग्रामिंग है उनमें सिस्टम प्रोग्रामिंग का उपयोग, जो आपका पहला एडवांटेज है उनमें क्या है कि सिस्टम जो प्रोग्रामिंग है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हुए हम एक
हाँ, क्या नहीं दिख रहा है? क्या हुआ? कुछ दिख नहीं रहा है? हम सिस्टम प्रोग्राम के एडवांटेज के बारे में बता रहे हैं। ये दिख रहा है जो लिख रहा हूँ? बताइए। मतलब ये हो सकता है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो या इन सब चीज़ों के कारण हो सकता है ना दिखे हो, लेकिन दिखना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो चीज़ें तो आपको दिखनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। अब सिस्टम प्रोग्राम का जो एडवांटेज के तौर पे पहला है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि सिस्टम प्रोग्राम में क्या होता है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हुए हम एक प्रोग्राम सिस्टम के हार्डवेयर के बारे में जो कंसेप्ट बन सकता है जिस पर प्रोग्राम चलता है। मतलब हम सिस्टम प्रोग्रामिंग में का यूज हम कहाँ करते हैं कि प्रोग्रामिंग जो सिस्टम होता है, जो प्रोग्राम सिस्टम होता है उनके हार्डवेयर के बारे में जो कंसेप्ट बन सकता है और जिस पर प्रोग्राम चल सकता है वही आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है वहीं पर। मतलब प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम सिस्टम में जो हार्डवेयर का जो कंसेप्ट होता है उस पर जिस पर हमारा प्रोग्राम चल रन करता हो वही आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग में वही सिस्टम प्रोग्रामिंग यूज किया जाता है। मतलब कहने के लिए ये कह सकते हैं कि जिस पर प्रोग्राम रन करता हो, जो प्रोग्रामिंग सिस्टम में आपका प्रोग्राम रन करता हो हेल्प ऑफ हार्डवेयर कंसेप्ट, ठीक है, तो वो हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग वहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी जो चीजें हैं आपका, मतलब कि इसमें हार्डवेयर का जो कंसेप्ट होता है, हार्डवेयर का जो कंसेप्ट होता है उसके हेल्प की सहायता से कि मतलब कि ये जो आपका हार्डवेयर जो कंसेप्ट होता है प्रोग्राम सिस्टम का वो आपका काम करता है और जो है प्रोग्राम जो है इस पे रन कराया जाता है, तो वो उसमें यूज किया जाने वाला सिस्टम आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग कहलाता है। दूसरा जो चीज है, इस सिस्टम प्रोग्रामिंग में समान रूप से हम लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, लो लेवल लैंग्वेज मतलब एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, तो आप ये जान लीजिए कि सिस्टम जो प्रोग्राम्स होता है उनको हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। मतलब हम कह सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्रामिंग में हम सिंपल प्रोग्रामिंग ही कर सकते हैं, बड़े लंबे प्रोग्राम्स को हम नहीं कर सकते हैं, तो ये चीजें आप जान लीजिएगा। और इसके अलावा जो और इसमें क्या होता है कि जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है, अरे ऐसा इसलिए कि ताकि प्रोग्राम जो आपका है कम कंसेप्ट में, कम इन्वायरमेंट में, कम कंपोनेंट्स में ये आसानी के साथ काम कर सके। मतलब ये कहीं ज़्यादा हाई लेवल के हार्डवेयर की जरूरत ना पड़े, हाई लेवल के कंपोनेंट की जरूरत ना पड़े और आसानी के साथ हमारे छोटे प्रोग्राम को आसानी के साथ रन कर लें, तो वो वही उसी के लिए आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग काम करता है। ठीक है, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अधिकांश जो सिस्टम प्रोग्राम से कम रन टाइम या ओवरहेड के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि सिंपल रन करने की बात कर लें या ओवर टाइम है जो ओवरहेड के लिए ही सिस्टम प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ओवरहेड क्या होता है, इन प्रोग्रामों में एक छोटी रन टाइम लाइब्रेरी होती है। ओवरहेड का मतलब आप जानते हो? नहीं सुना है इससे पहले? ओवरहेड का मतलब, प्रोग्राम में ओवरहेड का मतलब कि हम अधिक कंसेप्ट की लाइनों को यूज ना करें। मतलब कि हम जैसे मिनिमम जो इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम होती है, जैसे हम 8-10 लाइन के, जैसे सिंपल प्रोग्राम की बात कर लें तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिंपल प्रोग्राम होते हैं। उससे बड़े प्रोग्राम को हम रन टाइम ना कर पाए और वो रन टाइम करें तो वो जैसे हम रन भी कराएं तो ओवरहेड के कंसेप्ट में वो चीजें आए। तो अधिकांश सिस्टम प्रोग्राम कम रन टाइम ओवरहेड के लिए काम करता है। मतलब हमें छोटे प्रोग्राम में कम समय में रन कराने के लिए करता है, इससे अधिक होता है तो ओवरहेड की कंडीशन दिखती है। तो इसके अलावा जो हमारे पास इन प्रोग्रामिंग में छोटी रन टाइम लाइब्रेरी होती है, और इसके अलावा जो हमारी चीजें हैं और जो अगला कंसेप्ट है इसका कि इस पे ओवरहेड का काम करता है ये लो लेवल। मेन बात तो होता है कि ये लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इससे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
सपोर्टिंग जो वर्तमान समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहा है या हम जो चीजें पढ़ते हैं, सी के अलावा जितने भी हाई प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं वो सब हाई लेवल में आते हैं। तो वो जो लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उस पे आपका सिस्टम प्रोग्राम रन करता है, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है ये सीधा सीधा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करता है। ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम में कुछ हिस्से जो है प्रोग्रामर द्वारा सीधे असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबली लैंग्वेज जानते हो? नाम सुना है असेंबली लैंग्वेज का? मैं पूछ रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज, इंटरप्रेटर लैंग्वेज, नाम सुना है इंटरप्रेटेड का, असेंबली लैंग्वेज का? तो असेंबली लैंग्वेज क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज बताइए ना क्या होता है। सिंपल चीज है, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होता है। हाँ वही असेंबलर ही बताओ। चलिए पढ़ लीजिएगा, अब इतनी चीजें नहीं, हम छोटी छोटी चीजें आपको डिस्कशन करें। वो बस जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो चीजों के लिए लिखे जाते हैं। अब आपकी आगे चीजें हैं कि आपकी डिबगर का उपयोग हम ज्यादातर जो डिबगिंग आती है, डिबगिंग का कब आता है पता है? डिबगिंग का नाम सुना है? डिबगर जो कहा जाता है, क्या होता है? डिबगिंग का चलिए नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, डिबगर क्या होता है, ये चीजें जान लीजिएगा। तो डिबगर का जो उपयोग होता है ज्यादातर सिस्टम प्रोग्राम पर नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास नकली कंसेप्ट होते हैं प्रोग्रामर चलाकर, इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। मतलब जो हमारे पास समस्या है उन चीजों को हम आसानी के साथ हल किया जा सकता है। तो सिस्टम प्रोग्राम में कुछ एग्जांपल जो होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, वेबसाइट सर्वर, डाटा बैकअप सर्वर आदि। तो ये जो हमारे सिस्टम प्रोग्राम में जो एग्जांपल के तौर पे काम करते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, नेटवर्किंग सिस्टम पर, वेबसाइट पर, डाटा बैकअप सर्वर पर आज इन सब पर भी सिस्टम प्रोग्राम्स के होते हैं। ठीक है। तो लेकिन सिस्टम प्रोग्राम्स का यूज इन सब पर होता है लेकिन हाई लेवल परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है सिस्टम प्रोग्राम का। तो सिस्टम प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा है नहीं, और इसके बारे में आपको डिस्कशन जितना हो सकता है उतना किया गया। और मेन चीज़ें ये है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चीज़ें हैं, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन के बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के तौर पे काम करता है। और बाकी जो ये सिस्टम प्रोग्राम्स है, सिस्टम प्रोग्राम में आपको इन चीज़ों के बारे में ये तो बता ही दी गई है कि आपको क्या क्या काम करता है। हार्डवेयर की कनेक्टिविटी होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। आप एक शॉर्ट नोट में ये आता है आपका, तो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें देखा जाए तो आपको पूछा गया था कि जो पहला जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ सिस्टम सेल की कॉल्स के बारे में था, सिस्टम प्रोग्राम के बारे में था, और एक था ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर को मुझे पढ़ाने की जरूरत है कि आप लोग पढ़ लोगे, ये बताओ। मुझे तो स्ट्रक्चर के तौर पे मुझे लगता नहीं कि आपको आता नहीं होगा। आप स्ट्रक्चर पढ़े भी होंगे ओएस के बारे में अच्छी तरह से, या जानते होंगे, बेसिक कंसेप्ट है आपका स्ट्रक्चर। तो मुझे बताना पड़ेगा स्ट्रक्चर के बारे में, पढ़ लोगे ना स्ट्रक्चर? हाँ तो फिर अगला जो आपका है वर्चुअल मशीन। ठीक है। ये आपके लिए जरूरी है कि वर्चुअल मशीन क्या होता है, और इसके बाद आपका वर्चुअल मशीन का बेनिफिट क्या होता है, यही चीज आपको बतानी है। तो अब ये इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। चले बताएं रुकिए।
वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन के बारे में, वर्चुअल मशीन का नाम तो आप जानते हो नहीं जानते हो तब भी अब डिस्कशन किया जाता है। वर्चुअल मशीन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करने पर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट के तौर पे भी जान लीजिए कि वर्चुअल मशीन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उन पर इंस्टॉल करने पर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे वर्चुअल जो मशीन होता है, मतलब कि वर्चुअल जो मशीन होता है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं होता है। ओनली वन ऑफ द ओन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर होता है ये वर्चुअल मशीन, और वो किसी भी ऑपरेटिंग और मतलब वर्चुअल मशीन किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई हेल्प नहीं लेता है, मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं होती है। यह खुद एक हार्डवेयर होता है, जैसे सीपीयू, ठीक, जिसमें आपका हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स इसमें वर्चुअल मशीन में होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सीपीयू, एक मेमोरी, और एक आपका हार्ड ड्राइव जो होता है, और एक हो जाता है आपका नेटवर्क इंटरफेस। ये सारी चीजें वर्चुअल मशीन के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, जिनमें वो हार्डवेयर होता है जिसके द्वारा ये पूरी तरह से बनाया जाता है। तो ये आपका वर्चुअल मशीन के बारे में ये बेसिक चीजें हैं। वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है, वर्चुअल मशीन की यूज क्या होता है, उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो जो हम चीजें आपको भी बताएं कि वर्चुअल मशीन का जो हम यूज करते हैं वो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करने पर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है। और बहुत सारे जो हमारे पास, जैसे कि एक और चीजें हैं कि बहुत सारी वर्चुअल मशीन किसी भी कंप्यूटर पे एक साथ काम कर सकती हैं। ये भी एक है इसमें कि मतलब कि बहुत सारी वर्चुअल मशीनें जो हैं कि एक कंप्यूटर पर एक साथ काम कर सकती हैं, और किसी एक भी सर्वर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक करके मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा। बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि जो हम वर्चुअल मशीन को बताए डिपेंडेंसी होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा नहीं बना, लेकिन इसमें एक और चीजें होती हैं कि ये बहुत सारी वर्चुअल मशीन किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ काम कर सकती हैं। और किसी भी सर्वर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी सर्वर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक करके मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं होता है, ये हमने बताया इसको, ये खुद का हार्डवेयर होता है जिसमें सीपीयू, मेमोरी या हार्ड ड्राइव या नेटवर्क इंटरफेस आज सबका यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी जो भी चीज वर्चुअल मशीन में किया जाता है, मतलब इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। आपका सीपीयू जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसका होता है वो क्या क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट में ये होते हैं, एक सीपीयू हो जाता है इसका, एक दूसरा मेमोरी आपका जो हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं हार्ड ड्राइव कह सकते हैं, मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस, ठीक। हार्ड ड्राइव और मेमोरी इंटरफेस, वो आपका कह सकते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि एक आपका सीपीयू भी होता है, यहाँ आप लीजिए। तो मतलब आपका हार्डवेयर जो कंपोनेंट होता है वर्चुअल मशीन का, वो सीपीयू होता है आपका। जैसे सीपीयू हो जाता है, हार्ड ड्राइव हो जाता है, नेटवर्क इंटरफेस हो जाता है, सीपीयू का जो हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे एक हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई इतनी?
तो ये चीज़ें आप लोग के मतलब आपको ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करता है और इन चीज़ों को यूज किया जाता है। वर्चुअल मशीन कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडो पर अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। कंप्यूटर मशीन अन्य प्रोग्राम की तरह ही काम करेगा, इसीलिए वर्चुअल मशीन को कंप्यूटर की डुप्लीकेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसको हम वर्चुअल कंप्यूटर का डुप्लीकेट वर्चुअल मशीन होता है। अब ये जान लीजिएगा, कोई पूछे तो ये बता दीजिएगा कि डुप्लीकेट जो होता है वो आप कंप्यूटर डुप्लीकेट क्या होता है, वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हम आपको बताए हुए हैं कि इसमें आपका वर्चुअल मशीन कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। इन सब चीज़ों के बारे में और आपको डिस्कशन किया गया है और इन चीज़ों के बारे में और बताया गया है आपको। ठीक है, चलिए इसका एडवांटेज बता देते हैं, वर्चुअल मशीन का एडवांटेज क्या होता है। एक चीज जरूरी होगा कि ये वर्चुअल मशीन का यूज यदि हम मान सकते हैं कितना है, तो इसका फायदे में क्या होते हैं। तो पहले एडवांटेज के तौर पे एडवांटेज से ही पता चल जाएगा कि इसके फायदे में क्या है। ठीक है, वर्चुअल मशीन के जो अब आपके एडवांटेज क्या हैं। अगर वर्चुअल तो सभी वर्चुअल मशीन क्या होते हैं, अब आपको इन पे जान लीजिए कि सभी वर्चुअल मशीन जो होते हैं कंप्लीट रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट की तरह होते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि मशीन कम्युनिकेशन से पूर्ण रूप से ये सुरक्षित रहता है। अरे मतलब कि कह सकते हैं कि ये दूसरे कंपोनेंट की तरह ये मिलता जुलता नहीं है, वो अलग तरह से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया जाता है। अब ये जो वर्चुअल मशीन बनाई जाती है वो किसी भी अन्य मशीनों की तरह वो सेम दिखता नहीं है। और एक और जी कारण इसका है एडवांटेज के तौर पे कि किसी भी वर्चुअल मशीन में उपयोग होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कभी भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सीपीयू की बात कर लें या मेमोरी की बात कर लें, तो मेमोरी की जो वर्किंग फेजेस हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि शुरू से आखिरी तक, मतलब कि 4 GB के यूजेज हैं, 3 GB के हैं, तो उनको हम बढ़ाया घटा सकते हैं। तो उसको हम आसानी के साथ वर्चुअल मशीन में यूज करते हुए उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके इंटरफेस की बात कर रहे थे या सीपीयू की बात कर रहे थे, तो हम चेंज कर सकते हैं। इनकी कंपोनेंट्स आसानी के साथ चेंज किया जा सकता है। और वर्चुअल मशीन की क्या कंसेप्ट होते हैं कि वर्चुअल मशीन में अलग अलग जो व्यक्ति एक साथ मिलकर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज के तौर पे मुझे लगता है अपना, कि वर्चुअल मशीन जो होता है कि अलग अलग जो यूजर्स होते हैं एक साथ मिलकर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। मतलब कि जितने यूजर्स होंगे वर्चुअल मशीन पे उतने ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा। ये एक कंसेप्ट इसका होता है। किसी भी अगला जो एडवांटेज है इसका ये है कि किसी भी वर्चुअल मशीन में एक प्रकार की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। मतलब कि यदि एक ही टाइप का हमारे पास समस्या आ रही है तो दूर किया जा सकता है। यदि उससे अधिक समस्याएं क्रिएट होती हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। यदि हमारे पास कोई हम सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ गई या हम कोई मॉनिटर में कोई सॉरी जो आपका मेमोरी है उसमें कोई दिक्कत आ रही है स्टोरेज में, या कोई और चीज़ें आ रही तो वो हमारे लिए मतलब वो 2-3 प्रॉब्लम यदि आ गई एक साथ तो वो हमारे लिए परेशानी की समस्या हो जाती है। और एडवांटेज के तौर पे और क्या चीज़ें होती है कि कोई भी वर्चुअल मशीन
किसी निश्चित काम को करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो यह अपने काम में अनुकूल होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो भी वर्चुअल मशीन होती है किसी भी निश्चित काम को करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब हमें फिक्स टाइम में उसको काम किया जा सकता है, इतने टाइम में वर्चुअल मशीन द्वारा ये काम करने की सुविधा प्रदान होती है कि इतने टाइम में ये काम किया जा सकता है, और ये अपने काम के लिए सही माना जाता है। मतलब कि एडवांटेज के तौर पे कि जितने टाइमिंग ड्यूरेशन में ये कह दिया कि ये वीडियो अपलोड करेगा, वीडियो को रन करा देगा या मतलब सेव कर देगा, तो वो उतने टाइम में वो अपना सेव कर लेता है। तो ये वर्चुअल मशीन का एक एडवांटेज के तौर पे देखा जाता है। लेकिन बात इसी चीज के एडवांटेज की नहीं होती, डिसएडवांटेज भी इसके साथ काम करते हैं। वर्चुअल मशीन में किसी अन्य मशीन, देखो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके कि जैसे वर्चुअल मशीन है हमारे पास, किसी भी अन्य मशीन के मुकाबले जो हमारे पास अन्य कोई मशीन होता है या दूसरा कोई मशीन यूज करते हैं, वो काम करता है तो कम काम करता है, क्योंकि ये अपने हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए अलग तरीकों का उपयोग करता है जिसमें समय ज़्यादा लगता है। मतलब कह सकते हैं कि ये अपने हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज भी करता है जिससे ज़्यादा समय लगते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये टाइम टेकर ज़्यादा है, मतलब ये इसमें टाइम ज़्यादा, समय ज़्यादा लगता है। वर्चुअल मशीन में यूज करने पर इसमें समय हमें ज़्यादा लगता है, जिससे समय ज़्यादा लगता है। और एक जो ग्रुप होता है या समूह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे सॉफ्टवेयर का, मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर, मतलब जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज करने में जो हमारा वर्चुअल मशीन होता है वो ज़्यादा समय लेता है। बस हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से किसी का यूज करने के लिए या हमारे सीपीयू का यूज या उसको इंस्टॉल करना, फिर प्रोसेसिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए जो हमारा एक नॉर्मल कंप्यूटर जो करने में कम समय लेता है, वो वर्चुअल मशीन करने में काफ़ी समय लेता है। बस अब ये जान लीजिए कि लर्निंग मशीन या वर्चुअल मशीन की हम यूज कहाँ पे करते हैं। एक ऑटोमेटा की एक सब्जेक्ट होता है बीटेक में, तो उन चीज़ों के न्यूमेरिकल सॉल्व करना या किसी बड़े बड़े मशीनों में जिसका एडवांटेज के तौर पे लगता है कि कंप्यूटर का यूज करके पॉसिबल ना उतना बेहतर कर पाए, तो वहाँ पर हम वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं। और दूसरी चीजें और कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज के बारे में, कि जब बहुत सारे वर्चुअल मशीन किसी एक समूह में काम कर रहे होते हैं तो उनके सिस्टम में बिजली की कमी हो जाती है। मतलब कि जिसमें उनके पास, मतलब हम कह सकते हैं कि वर्चुअल मशीन पर यदि हम काम कर रहे हैं तो उसमें जो बिजली की लागत होती है वो सबसे अधिक हो जाती है। मतलब हमें कभी कभी जो उसका फर्क पड़ता है बिजली का, वो जो वर्क होता है उस पर भी इफेक्ट डाल देता है। तो जिसके लिए ये जाना जाता है आपका वर्चुअल मशीन कंसेप्ट में, वो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि इस चीज के लिए जरूरी हो जाता है कि वर्चुअल मशीन की टाइम टेकर ज़्यादा होता है और जो आपका बिजली की खपत ज़्यादा होती है। और जो इसमें है कि ये जैसे एक वर्चुअल मशीन किसी जो ग्रुप होते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप होते हैं उसका उपयोग करती है। ये तो सबको पता है कि जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक साथ यूज कर सकती है। तो समूह में जो सिस्टम जितना पावरफुल होगा उतनी ही मशीन उतनी ही तेज से काम करेगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यदि हम 3-4 मशीनों को यूज किए वर्चुअल मशीन में, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है कि जैसे 3 या 4 मशीनें को यूज किए और उनमें से 3-4 मशीनों में से हमारा जैसे पहला मशीन है, दूसरी मशीन है और तीन मशीन है, और ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और ये पावरफुल है, ये इससे कम है, तो जो वर्किंग में काम करेगा, मतलब कि मशीन उतनी तेज काम करेगी कि जैसे ये जितनी पावरफुल है तो इन चीजों के अकॉर्डिंग ही काम परफॉर्मेंस इसका होगा। जितनी ताकतवर मशीनें लगेंगी, ये वर्चुअल मशीन में जितनी कैपेसिटी की मशीनें लगेंगी उतनी तेज वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि वो मैनेजेबल होता है, यदि हम कम डिवाइसेस चीजें लगाए तब भी ये इसके साथ लेके मैनेज करे। वहीं तो तीसरी मशीन ये बहुत पावरफुल है तो वो ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी, दूसरी पहली कम है तो वो अलग काम करेगी। ठीक है, और किसी भी वर्चुअल मशीन में कोई भी समस्या हो जाए तो समस्या दूसरी मशीन में भी फेल हो सकता है। मतलब कहने के लिए मैंने बताया कि एक नॉर्मल समस्या यदि आ जाती है तो उसको ठीक करने के प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन यदि वर्चुअल मशीन में और तरह के समस्याएं एक के बाद एक
यदि आती जाती हैं तो वो दूसरे मशीन को भी इफेक्ट डाल देती हैं। तो ये डिसएडवांटेज के तौर पे है। क्योंकि वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज क्यों हुआ, इसका कहीं न कहीं तो वर्चुअल मशीन का इम्पोर्टेंट है। वो अभी आप पढ़ोगे तो वर्चुअल मशीन में 2-3 टॉपिक हैं जिसका वर्चुअल मशीन का ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम इनमें कहा जा सकता है कि वर्चुअल मशीन को हम 2 टाइप से बांटे हुए थे। जो जैसे इसमें वर्चुअल मशीन का जो टाइप 2 थे, वो एक था आपका सिस्टम जो वर्चुअल मशीन होता है, एक होता है और दूसरा आपका एक सिस्टम वर्चुअल मशीन हो जाता है, दूसरा आपका प्रोसेस वर्चुअल मशीन। ठीक, अब सिस्टम वर्चुअल मशीन और प्रोसेस वर्चुअल मशीन, मतलब वर्चुअल मशीन को 2 भागों में बांट भी दिया गया, एक सिस्टम वर्चुअल मशीन और एक प्रोसेस वर्चुअल मशीन में काम करता है। तो सिस्टम वर्चुअल मशीन का जो यूज है वो कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में ये जान लीजिए कि सिस्टम वर्चुअल मशीन का यूज हम बेहतर तरीके से यूज करने के लिए, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं सिस्टम वर्चुअल मशीन और प्रोसेस वर्चुअल मशीन। तो सिस्टम वर्चुअल मशीन क्या होता है कि सिस्टम वर्चुअल मशीन को हम एक कंप्लीट आभासी मशीन भी कह सकते हैं। कंप्लीट आभासी मशीन का मतलब क्या होता है कि यदि एक नॉर्मल मशीन के विकल्प के रूप में प्रदान किया जाता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल मशीन, जैसे कहते हैं वर्चुअल मशीन को एक सिंपल या कंप्लीट जो है नॉर्मल मशीन कह सकते हैं, जिसका विकल्प के रूप में हमें ये प्रदान होता है कि ये काम कर सकता है। जैसे नॉर्मल काम करने के लिए हम सिस्टम वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं, सिंपल काम करने के लिए। और प्रोसेस वर्चुअल मशीन जो आपका होता है, प्रोसेस वर्चुअल मशीन में इसलिए बनाया जाता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट को बंद कर सके। मतलब कहने का मतलब कि प्रोसेस का ये जो प्रोसेस होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट। जो आपका प्लेटफॉर्म होता है इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम वर्चुअल मशीन होता है वो नॉर्मल यूज करने के लिए किया जाता है, नॉर्मल मशीन को यूज करने के लिए कहा जाता है। प्रोसेस वर्चुअल मशीन जो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है, इसलिए बनाया ही जाता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट को बंद कर दे। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन इसके तौर पे जाना जाता है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये किसी तरह के कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन कंप्यूटर के मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के जाए बिना हम किसी भी अपने बहुत से, जैसे कहा जाता है कि वर्चुअल मशीन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के जाए बिना हम अपने आप को बहुत से कार्य कर सकते हैं। वो कौन सा, किसकी सहायता से, वर्चुअल मशीन की सहायता से। मतलब कि हम कंप्यूटर के मेन भाग या मेन प्रोसेस पे ना जाके हम वर्चुअल मशीन की सहायता से अपने काम को कर सकें, और यही आपका वर्चुअल मशीन का मेन काम होता है। और वर्चुअल मशीन को मैंने बताया ना कि कंप्यूटर का डुप्लीकेट कहा जाता है वर्चुअल मशीन को। तो ये ज़्यादा तौर पे ये चीज़ें जानना जरूरी हो जाता है। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल मशीन को 2 टाइप में, वर्चुअल मशीन को सिस्टम वर्चुअल मशीन और प्रोसेस वर्चुअल मशीन। सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मल मशीन का यूज करने के लिए किया जाता है, और जो प्रोसेस वर्चुअल मशीन होता है उनमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट की बात होती है। और जो शुरुआत में हमने आपको बताया कि वर्चुअल मशीन की जो काफ़ी तेज़ी से जो जिनमें वर्चुअल मशीन का जो टास्क परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिसमें हम वर्चुअल मशीन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज किया जाता है, किस सेटअप के रूप में वर्चुअल मशीन को हम यूज करना चाहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्चुअल मशीन किसी की मदद से अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर सकते हैं। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम यदि हमारे सिस्टम में रन कर रहा है तो हम वर्चुअल मशीन की सहायता से हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन करा सकते हैं। बात समझ में आई? मतलब कि यही वर्चुअल मशीन का एडवांटेज होता है कि यदि एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम कर रहा है तो हम वर्चुअल मशीन की सहायता से दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। यह आपके कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम की तरह ही चलेगा। जैसे हमारा कंप्यूटर पैसे चल रहा है वैसे हम दूसरा यदि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं तो वैसा ही चलेगा, उसमें कोई
डिफरेंट नहीं आने वाला है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। वर्चुअल मशीन जो विंडो प्रोग्राम्स और मैक प्रोग्राम दोनों को यूज कर सकते हैं। मतलब ये चीज काम कर सकता है कि जो हमारे पास विंडो प्रोग्राम्स होते हैं और मैक प्रोग्राम, ठीक, दोनों जगहों पर वर्चुअल मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा है कि आपका वर्चुअल मशीन का जो इम्पोर्टेंट रहा है यही सारा यही चीज़ें रही हैं और इन चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि वर्चुअल मशीन का क्या काम है, वर्चुअल मशीन को यूज़ क्यों करते हैं। तो इतनी चीज़ें तो आपको पता ही चल गई होंगी कि ये कंप्यूटर का डुप्लीकेट होता है। जो आपकी कॉमन भाषा में यदि हम आपको समझाना चाहें तो आप इतनी चीज़ें जान लीजिएगा कि वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है। वर्चुअल मशीन एक ऐसा मतलब इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो हम एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से रन करा सकते हैं। ये आप चीज़ जान लीजिए। दूसरा होता है कि ये मतलब जैसे वो कंप्यूटर चल रहा था वैसे ही चलेगा, कोई काम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि विंडोज प्रोग्राम और मैक प्रोग्राम दोनों पर ये रनेबल प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। तो वर्चुअल मशीन के लिए ये काम हो गया। दूसरी जो चीज़ें हैं आपका वर्चुअल मशीन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की जो परछाई है, जैसे हमारी कंप्यूटर सिस्टम की डुप्लीकेट है, वो पूरी तरह से कंप्यूटर का ऑपरेटिंग की सिस्टम की तरह ही काम करता है। मतलब जैसे कंप्यूटर का डुप्लीकेट कहा जाता है तो उसी तरह ये सेम काम करता है। यह प्रोग्राम कंप्यूटर के विंडोज पर चलता है, विंडोज एप्लीकेशन पर चलाया जाता है जो किसी अन्य प्रोग्राम की तरह ही काम करता है। तो ये कॉमन से यूज है या कॉमन, मैंने इन चीज़ों के बारे में बता दिया। अब बात आती है वर्चुअल मशीन एक का जो प्रोग्राम मैंने बताया था कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करके चलाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप रट लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा क्योंकि वर्चुअल मशीन इंपॉर्टेंट के तौर पे आएगा। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन हो, जिसमें हमने बताया कि ये खुद एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिनमें से 4 हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से थे। आपके कंपोनेंट सीपीयू था, मेमोरी था और आपके हार्ड ड्राइव था और नेटवर्क इंटरफेस। ये जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो ये खुद एक हार्डवेयर बनाते हैं, कंपोनेंट पर ये निर्भर होता है। इसका खुद का एक मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये निर्भर नहीं होता है। इसका खुद का एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है जिसमें सीपीयू भी होती है। सीपीयू का काम क्या होता है जानते हो कंप्यूटर के लिए, और मेमोरी क्या होती है उसके लिए भी जानते हो, हार्ड ड्राइव क्या होती है वो भी आप जानते हो, नेटवर्क इंटरफेस क्या कर, मतलब सारे काम तो इसमें हो सकते हैं वर्चुअल मशीन में। तो वही सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। मतलब कि वर्चुअल मशीन में भी सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव और नेटवर्क इंटरफेस काम करता है। कंप्यूटर में भी ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसको उसका डुप्लीकेट बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद और जो चीजें हैं जैसे हमने बताया था कि कंप्यूटर वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो पर ही काम करता है, इंस्टॉल करके काम कराया जाता है। एडवांटेज के तौर पे मैंने बताया कि एडवांटेज के तौर पे हमने जो चीजें बताई आपको वो चीजें आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रफली देख लीजिएगा, जरूरत पड़े तो उसके नोट्स हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो वो आप अपने से मेंटेन कर लीजिएगा। और जैसे वर्चुअल मशीन का जो बेनिफिट होता है वो कहाँ कहाँ होता है, ये चीजें आपके दिमाग में आ रहा होगा। आपको अभी तक वर्चुअल मशीन में क्या चीजें समझ में नहीं आई बताइए। बोलिए। क्या चीज? वर्चुअल मशीन एक बार फिर बता दें। देखिए, सिस्टम वर्चुअल मशीन जो होता है वो ये नॉर्मल कंपोनेंट्स की यूज किया जाता है। नॉर्मल जैसे हमके आपके प्लेटफॉर्म जो नॉर्मल काम करने के लिए कंप्यूटर का जो होता है उसके लिए सिस्टम वर्चुअल मशीन का यूज किया जाता है। नॉर्मल काम जैसे सिंपल से कुछ टाइप करनी है तो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में या एप्लीकेशन को रन कराने के लिए या किसी और चीज का एप्लीकेशन या लाइव इंटरफेस करने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए किसी चीज को, तो वो सिस्टम वर्चुअल मशीन पे नहीं किया जा सकता। जो भी चीजें होती हैं प्रोसेस वर्चुअल मशीन पे की जा सकती हैं, जो लाइव जो बड़ी चीजें की जाती हैं, जैसे हम लाइव क्लास कर रहे हैं या और चीजें प्लेटफॉर्म के जरिए किसी और चीजों को वर्किंग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और
वर्चुअल मशीन का जो बेनिफिट था वो तो हमने आपको बताया कि वर्चुअल मशीन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन का जो एक डायग्राम होता है वो कभी तो हम बना दें आपको। मैं एक इमेज बना देता हूँ, इसके बाद फिर वही नोट कर लीजिएगा वर्चुअल मशीन का, बस बाकी चीजें मैं बता ही दिया हूँ। चलिए डायग्राम बता देते हैं। जैसे आपका एक सीपीयू है, ठीक, फिर आपका वर्चुअल मशीन ओएस, ठीक। अब ये जो है क्या होता है कि इन चीजों के बारे में हम इंटरेक्ट करते हैं तो ये आराम से आपका, अब इन तीनों चीजों से आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू और ओएस, ठीक, सीपीयू ओएस की बात कर लें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पे आपका टू कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर लें तो ओएस टू, ओएस थ्री, ठीक। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो सीपीयू की बात हो गई, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वन, ऑपरेटिंग सिस्टम टू, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्री। अब इनमें से जो काम है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीपीयू वन से जो कनेक्टेड वर्चुअल मशीनें हैं वो क्या क्या हैं, कि आप कह सकते हैं कोई इन चीजों के में आपका रीडर है, प्रिंटर है, ठीक है, ठीक। और उससे क्या क्या चीजें हैं ये आप बता दें कि इसमें रीडर भी प्रिंटर भी होता है, और इसमें वर्चुअल डिस्क होता है, जैसे इसमें भी रीडर और प्रिंटर काम करेगा, लेकिन इसमें जो आपका काम करेगा वर्चुअल डिस्क काम करेगा, वर्चुअल डिस्क। फिर लास्ट वाले में भी रीडर और प्रिंटर काम करेगा, लेकिन इसमें वर्चुअल डिस्क काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि रीडर और प्रिंटर जो आपका वर्चुअल डिस्क का काम करेगा बीच में। तो ये जो ये टेक्निक्स होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि वेब सर्वर पर या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी कहते हैं हम जिसको, तो वर्चुअल मशीन की जो टेक्निक्स होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो होती हैं, ऐसे आपका वर्किंग फेज होता है, इसका एक इन्वायरमेंट होता है जो सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू वर्चुअल मशीन होता है। मैंने बताया ना, कभी अलग अलग वर्चुअल मशीन का प्लेटफॉर्म होता है। तो एक वर्चुअल मशीन से कितने, जैसे एक ओएस यहाँ पे था, तो एक सीपीयू ओएस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी परफॉर्म कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी। तो ओएस का जो रीडर और प्रिंटर काम कर सकता है, यहाँ भी रीडर प्रिंटर काम, तो यहाँ भी रीडर प्रिंटर काम कर सकता है। तो ये जो काम है जो हमने आपको एडवांटेज के तौर पे बताया था, वही आपका वर्चुअल मशीन पे काम करता है। कह सकते हैं कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ ओएस में वर्चुअल मशीन आता है, मतलब वर्चुअल मशीन की जो कम्युनिकेशंस हैं, वर्चुअल मशीन मल्टी प्रोग्रामिंग होता है जैसे, तो उनमें से वर्चुअल मशीन फर्स्ट, वर्चुअल मशीन सेकंड, वर्चुअल मशीन थर्ड के रूप में ये काम करता है। उपयोग जिसका एडवांटेज के तौर पे यूज किया जाए तो ये हमने बताया था कि अलग अलग यूजर्स जो होते हैं एक साथ आसमान ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जा सकता है, मतलब इनमें विभिन्न यूजर्स को हम आसानी के साथ रन कर सकते हैं। कुछ निश्चित जो आपके होते हैं कर्म, जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम को और क्रिएट करता है। ये कंफर्टेबल होने के कारण ये अन्य मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की सुविधा प्रदान करता है, जो वर्चुअल मशीन होता है। और वर्चुअल मशीन एक दूसरे को पूर्ण रूप से अलग होने के कारण या सिस्टम रिसोर्स को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो यूज वर्चुअल मशीन का मैं बता दूं, आपका तीसरा या चौथा चैप्टर होगा प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है।
मैंने बताया ना 3 जगहों को पढ़ना है आपको वर्चुअल मशीन। तो मैं आपको बता दूं वर्चुअल मशीन का जो यूज है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वर्चुअल मशीन में मतलब किया जाता है। मतलब जो आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है उनमें वर्चुअल मशीन का यूज किया जाता है। इतनी चीजें आप जानते रहिएगा। ठीक है। चलिए तब फिर ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम चर्चा करेंगे, जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम आपको फिर बताएंगे। ठीक है। कल जैसे जब भी टाइम रहेगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।